अध्याय 141 त्यागपत्र। हूंश हूंश हूंश। भारी हथियारों से लैस सुरक्षा रेजिमेंट के अधिकारियों का एक समूह गाड़ियों से उतरा और अनीता के पीछे पीछे तेज मजबूत कदमों से आगे बढ़ा। उनके अचानक आने से स्पेसपोर्ट पर मौजूद कई जीवित बचे लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। अनीता ने अपनी ठंडी निगाह राघव और उसके समूह पर डाली, फिर उनकी नज़रें शोधकर्ता की वर्दी पहने महिला रिया पर जा टिकीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे उसके पास चली गई, एक मोबाइल टर्मिनल निकाला, पुष्टि के लिए एक तस्वीर पर नजर डाली और फिर एक उदासीन लहजे में बोली, मैं अनीता, फेडरल जिला प्रमुख और इस विशेष जांच इकाई की नेता हूं। क्या आपने हमसे संवाद शुरू किया था? उसकी आवाज में अधिकार था और उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। उसने राघव, दानियाल या बाकी लोगों पर एक नज़र भी नहीं डाली, मानो वे उसके ध्यान देने लायक न हो। हाँ, वह मैं थी, रिया ने शांति से जवाब दिया। अनीता ने समूह को संक्षेप में देखा और फिर कहा, आपने दावा किया था कि भूमिगत शहर संख्या 9 से जीव विज्ञान अनुसंधान विभाग के 3 कर्मचारी भाग निकले हैं। वे कहाँ हैं? अनंत ट्रेन के अंदर अश्विन और मम्पी घबराकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने फेडरल जांच दल को देखा, उन्होंने अपने बैग कसकर पकड़े और ट्रेन से जल्दबाजी में बाहर निकले, उत्सुकता में लगभग फिसल ही गए। हम हैं। इससे पहले कि रिया जवाब दे पाती, अश्विन और मम्पी पहले ही आगे आ चुके थे, उत्सुकता से अपना परिचय दे रहे थे। मैं अश्विन हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डॉक्टर, जीव विज्ञान अनुसंधान विभाग, भूमिगत शहर संख्या 9। मम्पी, बायोकेमिस्ट्री की डॉक्टर, जीव विज्ञान अनुसंधान विभाग और फेडरल सरकार की एक आधिकारिक कर्मचारी। भले ही खाली करने के दौरान फेडरल सरकार ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन जांच दल को देखकर वे राहत और उत्साह की जबरदस्त भावना से भर गए। जिस तरह ये दल विशेष रूप से उन्हीं के लिए आया था, इसका मतलब था कि वैज्ञानिक शोधकर्ता होने के नाते उनका फेडरल सरकार की नज़रों में अब भी कुछ मूल्य था। अनीता ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर एक सपाट लहजे में बोली, कल हमने भूमिगत शहर संख्या 9 में एक हवाई जांच दल भेजा था। वे 11 घंटे से अधिक समय से लापता हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? शहर पर पूरी तरह से भूमिगत जीवों का कब्जा हो चुका है, रिया ने कहा, अपने कोट की जेब से एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव निकालते हुए। इसमें भूमिगत शहर के नेटवर्क के सिस्टम लॉग, साथ ही हमारे विभाग का अनुसंधान डेटा शामिल है। आपको जो कुछ भी जानने की ज़रूरत है, वह सब इसमें है। अनीता ने उस उपकरण पर एक नज़र डाली और तुरंत एक अधीनस्थ आगे बढ़ा, उसे एक टर्मिनल से जोड़ा और डेटा को स्कैन करना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, स्थिति मुख्यालय के अनुमानों से मेल खाती है, संभवतः एक एस क्लास रात्रिचर इकाई। अनीता ने मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया दी। अगर ऐसा है तो अब आगे जांच करने का कोई मतलब नहीं है। वापसी की तैयारी करो। फिर वह रिया, अश्विन और मम्पी की ओर मुड़ी। उन्हें हमारे साथ ले चलो, वे आगे के मूल्यांकन के लिए उपयोगी होंगे। सच में, ये बहुत बढ़िया है। धन्यवाद निदेशक अनीता। अश्विन और मम्पी खुशी से चमक उठे, उनके चेहरे भावनाओं से भरे थे। एक बर्बाद शहर की गहराई में जिंदा दफन होने से लेकर चमत्कारिक ढंग से बच निकलने तक और अब फेडरल सरकार के बीच वापस लिए जाने तक, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे नरक से गुजरकर वापस आए हों। लेकिन फिर, इसके अतिरिक्त, अनीता ने अपने मोबाइल टर्मिनल पर टैप किया, एक दस्तावेज निकाला और आगे कहा, भूमिगत शहर संख्या 9 की जांच के अलावा हमारे मिशन में एक वर्गीकृत जैविक अनुसंधान संपत्ति को वापस लाना भी शामिल है। क्या भागने के दौरान आपने उसे बरामद किया? अश्विन और मम्पी के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। अनीता के टर्मिनल पर एक एन्क्रिप्टेड परियोजना कोड प्रदर्शित हो रहा था। दूसरे लोग इसे नहीं समझ सकते थे, लेकिन रिया, अश्विन और मम्पी को ठीक से पता था कि यह किस चीज़ का उल्लेख कर रहा था। वर्गीकृत संपत्ति और कोई नहीं बल्कि नमूना संख्या 1, ब्लड स्कॉच फ्लोरा, नरक का काला गुलदाउदी। एक उच्च पदस्थ अधिकारी होने के नाते अनीता मूर्ख नहीं थी। उसने तुरंत उनके अप्राकृतिक भावों को भांप लिया। बिना कुछ बोले उसने अपने टर्मिनल पर सिस्टम लॉग में खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद उसे एक सुरक्षा फुटेज मिला जिसमें राघव और उसकी टीम वैज्ञानिकों को बचा रही थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उन्हें ब्लड स्कॉच फ्लोरा वाला कंटेनमेंट पॉड ले जाते हुए देखा। अब मैं समझी। अनीता ने उपकरण अपने अधीनस्थ को सौंपा, फिर रिया के पास से गुजरी और सीधे राघव के सामने खड़ी हो गई। महोदय, उसने एक आधिकारिक लहजे में कहा, फेडरल सरकार की ओर से मैं हमारे शोधकर्मियों को बचाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। अब कृपया फेडरल सरकार से संबंधित संपत्ति लौटा दें। बदले में मैं आपको जीवित रहने की आपूर्ति का एक मुआवजा पैकेज प्रदान करूंगी। टक्कर राघव का इनकार। माहौल तुरंत बदल गया। पूनम, सुमी और यहाँ तक कि दानियाल के समूह ने भी त्योरियां चढ़ा लीं। उन्हें पता नहीं था कि अनीता किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन राघव को पता था। वह उस काले फूल के पीछे थी।
हालांकि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह अनीता के अपने शब्द थे। यह महज कोई यादृच्छिक अनुसंधान नमूना नहीं था। ब्लड स्कॉच फ्लोरा फेडरल जांच दल का एक आधिकारिक लक्ष्य था। यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान था जितना उसने उम्मीद की थी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो। राघव के मुंह से ये शब्द शांति से निकले, लेकिन उन्होंने समूह के बीच एक सदमा भेज दिया। अनीता की भौहें सिकुड़ गईं। आप इनकार करते हैं? राघव हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, मैं इनकार करता हूँ। उसकी आवाज़ स्थिर रही, लेकिन उसके शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मैं आपका कर्मचारी नहीं हूँ, नहीं मैंने कोई फेडरल अनुबंध स्वीकार किया है। हमने इन लोगों को अपनी पसंद से बचाया, किसी दायित्व के तहत नहीं। भूमिगत शहर संख्या 9 से हमने जो कुछ भी बरामद किया वह हमारी टीम का है। क्या मुझे इनकार करने का अधिकार नहीं है? अनीता ने ठंडी सांस ली। भूमिगत शहर संख्या 9 फेडरल संपत्ति थी। अंदर की हर चीज़ अब भी हमारी है। इसमें आपके पीछे खड़ी जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी शामिल है। राघव का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने उन संपत्तियों को बरामद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और अब वे उन्हें अपना बताकर दावा करने की कोशिश कर रहे थे। बेशर्मी, बिल्कुल निर्लजता। उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं जब उसने अनीता की आंखों में सीधे देखा। तो, निदेशक अनीता, आप इसे मुझसे कैसे लेने की योजना बना रही हैं? अनीता का चेहरा सख्त हो गया। वह पीछे हटी और तेजी से बोली, सुरक्षा रेजिमेंट। क्लिक क्लिक क्लिक। उसके पीछे के सुरक्षा रेजिमेंट के सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार उठाए, राघव और उसके दल पर निशाना साधा। दानियाल और बाकी लोग तनाव में आ गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। अश्विन और मम्पी डर के मारे पीले पड़कर जम गए। और फिर कदम। रिया अचानक आगे बढ़ी, अपने कोट की जेबों में हाथ डालकर राघव के बगल में खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। अनीता की आंखें सिकुड़ गईं। डॉक्टर, रिया, इसका क्या मतलब है? रिया ने धीरे से सांस छोड़ी। मैंने पहले जो शोध प्रदान किया था उसमें एक फेडरल वैज्ञानिक के रूप में मेरा सारा आधिकारिक योगदान शामिल है। वह डेटा जमा करके मैंने एक फेडरल कर्मचारी के रूप में अपना अनुबंध पूरा कर दिया है। इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे रही हूँ। इस क्षण से मैं अब फेडरल कर्मचारी नहीं हूँ। क्या? अश्विन सदमे में हाँफने लगा, जबकि अनीता का चेहरा गुस्से से भड़क उठा। केवल राघव, जो उसके बगल में खड़ा था, पूरी तरह से समझ गया कि वह क्या कर रही थी, और यहाँ तक कि उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यह महिला उससे कहीं ज्यादा बहादुर थी जितनी उसने उम्मीद की थी। अध्याय 142, क्रोध। ठीक है, मैं तुम्हारा त्यागपत्र स्वीकार करती हूँ। अनीता की निगाहें तेज हो गईं और उसने ताना मारते हुए कहा, चूंकि तुम अब फेडरल सरकार के कर्मचारी नहीं हो, मैं अब तुम सभी को फेडरल संपत्ति लूटने वाले आतंकवादी के रूप में आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत कर सकती हूँ। क्या तुम इसी परिणाम की उम्मीद कर रहे थे? आतंकवादी? मुझे नहीं लगता। राघव ने अपनी ओर तानी गई दर्जनों बंदूकों को देखा, उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बंदूकें सिर्फ तुम्हारे पास हैं? क्लिक क्लिक क्लिक। सेफ्टी हटने की तेज आवाज आए और एक रेमिंगटन M96 की ठंडी काली नाल अचानक अनीता के माथे पर सट गई। सुमी। उसी समय राज, प्रीतम, बूढ़े दिग्विजय और 100 से अधिक सशस्त्र काफिले के सदस्यों ने अपने हथियार उठाए, राघव के पीछे खड़े होकर अनीता और उसकी सुरक्षा रेजिमेंट पर निशाना साधा। यहाँ तक कि राजिता अपने छोटे कद के साथ राघव के बगल में खड़ी थी, आत्मविश्वास से ग्रेनेड लॉन्चर पकड़े हुए सामने वाली गोरी महिला को घूर रही थी। हाँ, ये औरत अभी भी सोचती है कि वह सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये जीवित बचे लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। एक तरफ से ड्रैगन माउंटेन संख्या 1 के दानियाल ने हंसते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके आदमियों ने तुरंत अपने हथियार निकाले, उन्हें अनीता के समूह पर भी तान दिया। बिल्कुल सही समय। मैं तुम सरकारी चमचों से तंग आ चुका हूँ। हिम्मत है तो एक गोली चलाकर दिखाओ। स्थिति पूर्ण युद्ध में तब्दील होने के कगार पर थी। तुम लोग पागल हो। क्या तुम फेडरल सरकार को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? अनीता का चेहरा गुस्से से भड़क उठा और उसने चिल्लाया, जानवेई, मैं तुम्हें इन अपराधियों को मौके पर ही मार गिराने का आदेश देती हूँ। सुरक्षा रेजिमेंट का प्रमुख जानवेई 30 की उम्र का एक व्यक्ति था जिसकी बाल कटाने का तरीका फौजियों जैसा था। स्थिति को इतना तनावपूर्ण होते देख वह हिचकिचाया। कैप्टन, उसके एक अधीनस्थ ने उसे चिंतित नजरों से देखा। हम क्या करें? अपनी जगह पर रहो, नागरिकों पर गोली मत चलाओ, जानवेई ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर सुरक्षा रेजिमेंट यहाँ जीवित बचे लोगों के गठबंधन से भिड़ती तो ये पूरी तरह से अराजकता पैदा कर देता। और ज़ॉम्बी गिरोह पहले से ही शहर को घेर रहा था, कोई भी खूनी आंतरिक संघर्ष नहीं चाहता था। फेडरल सरकार, हाँ, मैं उस पर थूकता हूँ। प्रीतम ने जमीन पर थूका, अपनी राइफल कसकर पकड़ी।
जब आपदा आए तो तुमने सबसे पहले लोगों को छोड़ दिया, और अब तुम खुद को सरकार कहने की हिम्मत करते हो। प्रीतम के शब्द सूखी घास पर फेंकी गई चिंगारी की तरह थे। हालांकि प्राकृतिक आपदा सरकार की गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने आम लोगों को छोड़ दिया था, उन्हें अपने दम पर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। और अब स्पेसपोर्ट की रक्षा करने के बजाय वे सिर्फ अपने तथाकथित प्रथम श्रेणी के नागरिकों की रक्षा करने में लगे थे। क्रोध जंगल की आग की तरह फैल गया। जीवित बचे लोग गुस्से से भरे चेहरों के साथ सुरक्षा रेजिमेंट के करीब आने लगे, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी। हाँ, फीनिक्स अब बचाव कार्य चला रही है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ध्रुवीय रात के दौरान तुम कहाँ थे, कमीनो? डरपोक, भाड़ में जाए फेडरल सरकार। जाओ अपने भूमिगत बंकरों में रेंग कर वापस जाओ। और भीड़ का गुस्सा बेकाबू था। सुरक्षा रेजिमेंट के सदस्यों ने घबराकर चारों ओर देखा, बेचैनी से अपने हथियार बदलते हुए। लेकिन उन्हें घेरने वाले जीवित बचे लोग बहुत ज्यादा थे। राघव ने दृश्य को देखा, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जो इस तथाकथित सरकार से तंग आ चुका हूं। यहां हर जीवित बचे व्यक्ति ने नुकसान सहा था, परिवार बिखर गए, प्रियजन मर गए। अब वह सारा गुस्सा फेडरल सरकार पर निर्देशित हो रहा था, और अनीता, महज एक वरिष्ठ अधिकारी, इतने सारे लोगों के रोष का सामना नहीं कर सकती थी। अनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी जब उसने चिल्लाया, तुम लोग, क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? बगावत? ये फैसला सुनाने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, अनीता। एक शक्तिशाली आवाज अचानक गूंज उठी, तनाव को चीरते हुए। भीड़ के बाहर से आयरन गार्ड ब्रिगेड सैनिकों की एक बड़ी इकाई तेजी से मार्च करते हुए आए। ये भारी हथियारों से लैस सैनिक थे जो पावर्ड एक्सोस्केलेटन पहने हुए थे, उनकी उपस्थिति तुरंत प्रभावशाली थी। आयरन गार्ड ब्रिगेड को देखकर कई जीवित बचे लोग सहजता से एक तरफ हट गए। राघव की निगाहें सैनिकों का नेतृत्व कर रही मध्यम आयु वर्ग की महिला पर पड़ी। उसने एक सैन्य वर्दी पहनी हुई थी जिस पर गहरे लाल रंग का फीनिक्स प्रतीक अंकित था। फीनिक्स, और राघव के आश्चर्य के लिए सैनिकों के बीच एक परिचित चेहरा खड़ा था, दिनेश। नए लोगों को देखकर अनीता का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, लेकिन उसने फिर भी अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाई। कैप्टन बाय, मैं इस जिले की जांच के आदेश पर यहाँ हूँ। क्या आप एक फेडरल ऑपरेशन में हस्तक्षेप कर रही हैं? मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसे कैप्टन बाई के नाम से जाना जाता था, ने अनीता पर अपनी तेज निगाह डाली, उसके अधिकार को स्वीकार करने की परवाह भी नहीं की। यहाँ कोई फेडरल ऑपरेशन नहीं है। स्पेसपोर्ट प्लेटफॉर्म अब फीनिक्स और आयरन गार्ड ब्रिगेड 52 के संयुक्त कमान के अधीन है। व्यवस्था में बाधा न डालें। अनीता की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। हास्यास्पद, सिंगुर सिटी स्पेसपोर्ट फेडरेशन का है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस इस पर कब्जा कर सकती हो? उसने बाई के पीछे के आयरन गार्ड सैनिकों पर एक नज़र डाली और ताना मारा, तुम आयरन गार्ड मेपल सिटी से लेकर चोंग आन से लेकर शिंगलोंग तक लड़ाई हार रहे हो। तुम्हारे पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है, फिर भी तुम फेडरल सरकार पर बंदूक तानने की हिम्मत करते हो। उसके शब्दों ने तुरंत आयरन गार्ड सैनिकों को गुस्सा दिला दिया। अगर तुम अब भी नहीं समझती हो तो मुझे तुम्हें स्पेसपोर्ट से खुद हटाने में कोई समस्या नहीं है, बाईशुआंग ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में अंतिम निर्णय था। जैसे ही उसने बात की, भारी हथियारों से लैस आयरन गार्ड सैनिकों ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ बदल दी, जिससे उनकी धमकी स्पष्ट हो गई। हालांकि बाईशुआंग का लहजा शांत रहा, लेकिन उसकी जबरदस्त उपस्थिति से अनीता साफ तौर पर कांप गई। अनीता की सुरक्षा रेजिमेंट की संख्या 100 से कम थी, जबकि बाईशुआंग के पास उसके पीछे आयरन गार्ड ब्रिगेड 52 की पूरी बटालियन थी। फेडरल सरकार के पतन के बाद स्टारफ्लीट और आयरन गार्ड ब्रिगेड फीनिक्स के साथ हो गए थे, जिससे अनीता के डॉन प्रोजेक्ट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं बची थी। अनीता का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपनी ओर ताने गए हथियारों को देखा। वह फीनिक्स और जीवित बचे लोगों के साथ सीधे टकराव का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अपने दांत पीसते हुए उसने राघव और बाईशुआंग को घूर कर देखा। यह मत समझना कि यह खत्म हो गया है। मैं इस घटना की रिपोर्ट करूंगी, फेडरल संपत्ति वापस ली जाएगी। हम इसका इंतजार करेंगे। राघव ने उपहास किया। उसका तथाकथित सरकार के सामने झुकने का कोई इरादा नहीं था। उसकी टीम ने अपनी लूट हासिल करने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी थी, इसे मुफ्त में छोड़ने का कोई तरीका नहीं था। और अनीता जितना ज्यादा विरोध कर रही थी, उतना ही यह स्पष्ट होता जा रहा था, ब्लड स्कॉच फ्लोरा निश्चित रूप से अत्यधिक मूल्यवान होना चाहिए। इसके साथ अनीता अपनी टीम के साथ तूफान की तरह चली गई। उसके अधीनस्थ अश्विन और मम्पी ने राघव और रिया को एक जटिल नज़र डाली और फिर जल्दबाजी में उसका पीछा किया। हाँ, दफा हो जाओ, भाड़ में जाए तुम्हारी सरकार, नर्क में सड़ो तुम कमीनों। अनीता के समूह के अपमान में पीछे हटने पर आसपास के जीवित बचे लोगों ने जयकार की। उसी क्षण बाईशुआंग राघव के पास पहुंची।
इससे पहले कि वह बोल पाती, दिनेश ने उनका परिचय कराने के लिए आगे बढ़ा। कैप्टन बाई, ये राघव अनंत ट्रेन के काफिले का नेता है। राघव, ये बाई शुआंग, फीनिक्स स्पेसपोर्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई की प्रमुख हैं। इन्होंने ही पहले आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने की व्यवस्था की थी। तो ये बात थी। राघव ने समझते हुए सिर हिलाया और कृतज्ञता के साथ बाई शुआंग को देखा। बहुत सराहना करता हूँ, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। दिनेश ने मुझे आपके काफिले के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए हमने आपातकालीन निरीक्षण माफ कर दिया। ये सुनकर राघव की भौहें उठ गईं। दिनेश कब से फीनिक्स के नेतृत्व के इतने करीब हो गया? बाई शुआंग की निगाहें काफिले के नेताओं पर पड़ीं। चूंकि आप सब यहाँ हैं, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। स्पेसपोर्ट को एक आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और हमें समर्थन की आवश्यकता है। आपातकाल? दानियाल ने पूछा। बाई शुआंग ने विशाल आरोही लिफ्ट की ओर इशारा किया। एक दुश्मन का अवरोध है।